तो आप में से बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे कि जो लिविंग है बेसिकली हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि जो लिविंग होता है वो ग्रोथ शो करता है, द लिविंग कैन रिप्रोड्यूस, द लिविंग कैन परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का अपना अलग अलग ओपिनियन होगा जिस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी लिविंग को नॉन लिविंग के साथ। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पैरामीटर की बात करें कि हम जो ग्रोथ है, द फर्स्ट वन, एक्चुअली में ग्रोथ किस तरीके से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे यहाँ पे कि जो ग्रोथ है या जो ग्रोथ हो रही है किसी भी लिविंग थिंग के अंदर वो क्या होता है। बेसिकली दो पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके। द वन इज द इंक्रीज इन मास, जो भी इंडिविजुअल है उसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इन द ह्यूमन क्या होता है, बेसिकली जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है इट इज फ्रॉम द सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल को हम लोग कहते हैं यहां पे जाइगोट। ओके, द सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट, एंड यू नो दैट जो सिंगल सेल होगा बेसिकली उसका जो साइज होगा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जाइगोट यहां पे क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। जो सेल होती है वो आपकी डिवाइड करेंगे यहां पे, they can undergo for the division, and division is what, division यहां पे होगा सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस। ओके, जो डिवीजन यहां पे होगा माइटोसिस, आफ्टर द मल्टीपल डिविजन्स जो सेल यहां पे होगा जब डिवीजन कॉज करेगा तो ये जो जाइगोट है इट विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो अगेन अंडरगो द माइटोसिस। जो सेल्स इसकी होंगी वो माइटोसिस करेंगी, एंड एम्ब्रियो यहां पे क्या हो जाएगा, आफ्टर द माइटोसिस दे विल कन्वर्ट इनटू द फीटस, एंड द फीटस अगेन डेवलप इनटू द बेबी चाइल्ड, एंड बेबी चाइल्ड विल डेवलप इनटू द यंग वन। ठीक है, आफ्टर दिस डेवलपमेंट क्या होगा, जो यंग वन है दे विल अंडरगो फॉर द मैच्योरेशन, एंड वहां पे आपने देखा होगा पहले जो छोटा बच्चा होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन ईयर बाय ईयर क्या होता है, बढ़ते जाता है, एंड अप्रोक्सीमेटली सर्टेन एक एज जो आती है वहां पे अटेन करने के बाद जो डेवलपमेंट या अगर हम बात करें मास इंक्रीज होने का वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, बेसिकली दिस डेवलपमेंट इज अप टू द 18 ईयर। 18 साल के बाद जो हाइट बढ़ना होता है वो बच्चे का रुक जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो फुली डेवलप्ड जो यंग वन है, जो फुली मैच्योर बॉडी है, 18 साल तक आते आते बेसिकली क्या होता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। बट अगर हम बात करें क्या पर्टिकुलर डेवलपमेंट उसका रुक जाता है वहां पे, नहीं। यहां पे क्या होता है, आपको सिर्फ एक विजिबल ग्रोथ नहीं दिखाई देता है, बट यहां पे क्या होता है, इनविजिबल ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको चोट लग जाए तो क्या होता है, वहां पे जो सेल्स होती हैं बेसिकली वो रप्चर हो जाती हैं, एंड आफ्टर दैट रप्चरिंग वहां पे न्यू सेल्स बन जाती हैं। न्यू सेल्स बनने का मतलब क्या हुआ कि एक सेल डिवाइड हुआ है दो सेल में, मींस दे कैन गो फॉर द ग्रोथ। ओके, चलिए ये तो हो गया एक पैरामीटर इंक्रीज इन मास का, कि हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंगल सेल से बेसिकली किस तरीके से कोई भी आपका एक सिंगल सेल एक मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी लिविंग होता है बेसिकली क्या होता है, हम उसको देख के बता सकते हैं कि अगर उसका साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे, कैसे, उसका मास अगर बढ़ता है, साइज अगर बढ़ता है तो इट मींस वो लिविंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पैरामीटर जहां पे हमने देखा इंक्रीज इन मास। अगर हम बात करें यहां पे सेकंड पैरामीटर ऑफ ग्रोथ का, तो इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो कंसिडर एज अ ग्रोथ। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करें इंक्रीज नंबर व्हाट, किसका, किस तरीके से इंक्रीज नंबर कैसे होगा। तो ये जो हम पैरामीटर देखते हैं बेसिकली वो देखते हैं हम यूनिसेलुलर के अंदर। ठीक है, इन द यूनिसेलुलर में क्या होता है, यू नो दैट कि अगर हम बात करें इफ आई हैव अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए मेरे पास एक बैक्टीरिया है, इट विल अंडरगो फॉर द बाइनरी फिजन। ये टर्म्स ध्यान रखेंगे आप लोग, कहां पे आपका माइटोसिस हो रहा है, कहां पे आपका बाइनरी फिजन हो रहा है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, द सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इटसेल्फ इनटू द टू
almost identical daughter cells. ठीक है, and these daughter cells again divide and form more microorganisms, and धीरे धीरे जो इनका नंबर होता है वो बहुत तेजी से बढ़ते चला जाता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक ही आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है एंड आफ्टर द 24 आवर ऑफ साइकिल, अगर हम 24 घंटे का एक साइकिल अगर देते हैं यहाँ पे, तो एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बहुत सारे माइक्रोब्स में कन्वर्ट हो जाता है, अबाउट मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, उसका मास नहीं बढ़ रहा है। ये जो सिंगल बैक्टीरिया था, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है वो फिक्स रहने वाला है। बट अगर हम बात करें तो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज देयर नंबर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यस, कि अगर यूनिसेल्युलर है तो मास तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम ग्रोथ को एज अ पैरामीटर माने तो डिफरेंशिएट द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, तो ग्रोथ में हम कह सकते हैं कि यस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना मास इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये ट्रू है? अगर हम बोले कि ये सिंगल पैरामीटर लिविंग को नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने के लिए बोले कि ये क्या ग्रोथ के पैरामीटर पर हम बोल सकते हैं कि यस, ये लिविंग है नॉन लिविंग है? इट इज ऑलवेज करेक्ट। नो, हम सिर्फ ग्रोथ के बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये माइक्रो जो भी आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है वो सही है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे क्या होता है, बेसिकली ग्रोथ शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें अ माउंटेन हिमालय, हम सबको पता है हिमालयन माउंटेन क्या है, एक लिविंग माउंटेन है। बेसिकली हम जो कंसीडर करते हैं लिविंग, हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज हर साल जो माउंटेन ऑफ हिमालयस हैं, या बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो वहां पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर पर ईयर ये माउंटेन्स अपनी मीन पोजीशन से ऊपर उठते हैं। मान लीजिए अभी यहां पर अगर कोई एक माउंटेन है इन द ईयर 2020, ठीक है, एंड द हाइट इज ऑलमोस्ट अबाउट 8,848 विच इज द माउंट एवरेस्ट हाइट। ठीक है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली भी है मेरे पास। अगर हम बात करें यहां पे कि 2020 से जब ये आपका जाएगा 2021 में, एक साल बाद जो मेरे पास 8,848 मीटर की जो हाइट है, ये आपका बढ़ के 8,848.1 मीटर हो जाएगी। तो इट मींस ये बढ़ रहा है। अगर हम कई सालों की बात करें तो ये जो हाइट है आपका सेंटीमीटर से जो हाइट बढ़ रहा है वो सेंटीमीटर से बढ़ के आपका किलोमीटर तक भी पहुंच सकता है, एंड इसको पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, वी हैव द मिलियंस ऑफ ईयर्स टू अकम्प्लिश द 1 किलोमीटर हाइट। ओके, तो अगर हम देखें यहां पे माउंटेन का हाइट बढ़ेगा। आपने अगर देखिए तो हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें सैंड ड्यून्स का, सैंड ड्यून्स बेसिकली दिखाई देते हैं आपके डेजर्ट्स में। जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट्स में, क्या तो आपने देखा होगा बहुत सैंड होता है। तो मान लीजिए यहां पर कहीं पे सैंड ड्यून बना हुआ है और इस वाली जगह पे नॉर्मली थोड़ा बहुत सैंड एक्यूमुलेटेड हो रखा है। ओके, तो अगर हम देखें यहां पे तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है। इधर से मान लीजिए विंड की वेलोसिटी बहुत तेज है, तो ये क्या करता है, अपने साथ विंड इस सैंड को यहां से उड़ा के लेके जाएगा एंड उसको ले जाके कहीं दूर, मान लीजिए यहां पर इसको लाके सेटल डाउन कर देता है। तो अभी तो इस जगह पे क्या था आपका कि ये जो सैंड था बहुत थिकनेस तो बहुत कम है, मान लीजिए 500 सेंटीमीटर का राउंड में है, लेकिन जैसे सैंड इस पे डिपॉजिट हो जाता है इसका हाइट डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम देखें दिस 2 एग्जांपल्स कि यहां पे जो इनका हाइट है, हाइट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। बट अगर हम देखें तो ये तो नॉन लिविंग है। इसका मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, दैट टर्म रिप्रेजेंट दैट द ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग।
What? The growth is not defining property of living. Okay? तो अगर हम देखें यहाँ पे जो ग्रोथ है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो लिविंग है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि सारे के सारे लिविंग ग्रोथ कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रोथ फिनोमिना। एक्चुअली में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। द डिफरेंस इज कि जो ग्रोथ होता है लिविंग के अंदर, वो ग्रोथ, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, लिविंग में भी जो ग्रोथ होगा इन द लिविंग, वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक होता है। द ग्रोथ इन द लिविंग इन प्रोटोप्लाज्मिक, जहां पे क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, एज यू नोट द प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इंक्रीजेस, ठीक है। बट इन द नॉन लिविंग क्या होता है, बेसिकली द प्रोटोप्लाज्म इज नॉट एक्यूमुलेटेड, प्रोटोप्लाज्म नहीं बन रहा है वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ, किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज का डिपॉजिट हो जाना। जैसे हम माउंटेन की बात कर रहे थे, माउंटेन में क्या हो रहा है कि जो सैंड्स है वो एक्यूमुलेट हो रही है, एंड ड्यू टू द सैंड एक्यूमुलेशन, आपने सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और वो सैंड को नीचे से ऊपर की तरफ को उठा रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड हो रहा है। तो एक्यूमुलेशन की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ना कि यहां पे प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें एक्यूमुलेशन का, तो एक्यूमुलेशन के लिए एक टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट टर्म इज कॉल्ड द एक्रीशन। द टर्म इज कॉल्ड द एक्रीशन, जहां पे आपका नॉन लिविंग थिंग्स एक्यूमुलेट होते हैं सरफेस के ऊपर और वो ग्रोथ का फिनोमिना शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्मिक, जहां पे प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, उसको क्या कहें फिर हम, दैट टर्म इज कॉल्ड द इंटूसेप्शन। द टर्म इज कॉल्ड इंटूसेप्शन। तो दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखने के, द ग्रोथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द इंटूसेप्शन, whereas the growth shown by the non-living things due to the accumulation of the non-living component is called the accretion. Okay, on the basis of this हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसके बिहाफ पे तो हम ये नहीं कह सकते कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करना है तो हमें कुछ और पैरामीटर्स चाहिए होंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो जैसे हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो तो हमारा नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अगर हम देखें सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग विच इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। द सेकंड टर्म इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का सिंपल अगर हम डेफिनेशन अगर देखें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो जो डेफिनेशन है इसका वो क्या है, generation of living organisms of their own, of their own type। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिप्रोडक्शन का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली दे आर कैपेबल इन प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन टाइप, जैसे वो खुद हैं वैसे ही। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जो है अपने जो रिप्रोड्यूस अगर करते हैं तो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बेबी को ही प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो कैट है तो कैट के ही बेबीज को डेवलप करेगा, जनरेट करेगा। तो अगर हम देखें हमारे टाइप के ही दिखने वाले जो हैं, अगर वो आपके प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे सिंपल टर्म में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन बहुत ही असेंशियल है। अगर हम इसके बात करें असेंशियलिटी का, तो दे आर वेरी वेरी असेंशियल
क्यों? बिकॉज रिप्रोडक्शन मेक्स अस टू एस्टैब्लिश और सस्टेन देयर स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे अगर हमें अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, हमें अपने आप को सस्टेन अगर रखना है, तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्या हम ये बोले कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि अगर हम देखें जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने जैसे दिखने वाली चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बाय एनी हाउ। ठीक है, अगर ये मार्कर्स की बात करते हैं, अगर ये मार्कर आज एक मेरे पास है तो आने वाले 10, 20, 50, 100 सालों में भी मार्कर एक ही रहेगा, ये अपने जैसे दिखने वाले प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है। इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। हम रिप्रोडक्शन के बेस पे भी ये नहीं डिफाइन कर सकते कि आपका ये लिविंग है या नहीं है। जैसे क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन टाइप? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू हर्ड अबाउट द टर्म म्यूल, the term tigon, the term ligon, the term hene। ठीक है, ये जो मैं यहां पर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, म्यूल, टिगॉन, लिगॉन, हेने, दे आर द हाइब्रिड्स। हमने इनको दो अलग अलग स्पीशीज से मिला के बनाया है। जैसे कि अगर हम बात करें म्यूल्स में, तो आपको पता होगा कि जो म्यूल्स हैं दे आर द हाइब्रिड बिटवीन द हॉर्स एंड द डोंकी। ठीक है, टिगॉन और लिगॉन की बात करें, दे आर द हाइब्रिड्स ऑफ मेल लायन एंड द टाइगर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे दीज आर द हाइब्रिड्स, एंड ये हाइब्रिड जितने भी होते हैं, मैक्सिमम हाइब्रिड्स आर स्टेराइल। देयर द न्यू टर्म, इट इज कॉल्ड द स्टेराइल। स्टेराइल का सिंपल मतलब होता है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। Got it? स्टेराइल का मीन्स दे डू नॉट अंडरगो फॉर द रिप्रोडक्शन। तो मैक्सिमम हाइब्रिड्स जहां पे क्या होता है, दो अलग अलग जीनोम हम आपस में मर्ज करते हैं, मैच कर देते हैं, तो वहां पे जो भी इंडिविजुअल होगा वो होगा तो लिविंग, बट वो अपने आप को रिप्रोडक्शन में लेके नहीं जा सकता है। तो दिस इज द वन एग्जांपल। इन द ह्यूमन बीइंग देयर इज आल्सो, आप लोगों ने सुना होगा स्टेराइल कपल्स। बहुत सारे ह्यूमन कपल्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बाय एनी हाउ, चाहे मेल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, चाहे फीमेल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका इनकम्प्लीट रह जाता है। आइदर स्पर्म्स ठीक नहीं बन पाते या ओवम ठीक से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वो कपल जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं, मीन्स वो न्यू यंग वंस को जनरेट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि यस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, मार्क कर लीजिएगा इसको भी, द रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक है, द रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। मीन्स सिंपल कि ग्रोथ अगर हम पैरामीटर मान के चलें, या अगर हम रिप्रोडक्शन एज अ पैरामीटर मान के चलते हैं, तो ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन डू नॉट टेल्स अस अबाउट द विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग। ठीक है, इट मीन्स हमें यहां पर अब कुछ और पैरामीटर चाहिए होंगे जिसके बेस पे हम लोग कह सके कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। And this property is the third one, the metabolism. The third property is metabolism. Okay, तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें, तो मेटाबॉलिज्म को हम जो अगर डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, तो मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया गया वहां पे, इट इज द सम total of all reaction
द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन अकर्स इन अ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन मतलब व्हाट? जो ऑल रिएक्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ऑल रिएक्शन क्या है? हम किन टर्म्स की बात करें, किन रिएक्शंस की बात करें लिविंग बीइंग्स के अंदर? तो बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री में भी बात करें या लिविंग बीइंग की बात करें, तो जो भी रिएक्शंस होती हैं बेसिकली दो तरीके की होती हैं। द फर्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करें, द फर्स्ट रिएक्शन, तो वहां पे क्या होता है, आप किसी बिगर कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलर कंपोनेंट में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट जाता है। इन द मीन वाला अगर हम देखें, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे ही पैरामीटर चल रहे हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन चल रही है जहां पे क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्मॉलर कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एनर्जी गेन करते हैं, हम सबको पता है कि हमें सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी आती कहां से? दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द फूड। फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एज यू नो दैट, एंड द इंपॉर्टेंट वन ऑफ कंपोनेंट इज द ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट। हम सबको पता है कि जो हमें काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, हमारी मसल्स को काम करने जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द ग्लूकोज। ठीक है, आफ्टर द कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, हम सबको पता है ग्लूकोज की यूनिट में टूट जाते हैं। ग्लूकोज बॉडी को एब्सॉर्ब करता है, उसको लेके जाता है सेल्स के पास। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज जाता है यहां से ब्रेक डाउन होने के लिए, एंड दे विल प्रोड्यूस द CO2 प्लस वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released during the process, important process है, this is called the respiration। ठीक है, रेस्पिरेशन का फिनोमिना हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है इन द पर सेकंड। हर समय हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन चलता रहता है, चाहे आप बैठे हो, जगे हो, सो रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इज अकर, जहां पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है टू प्रोड्यूस द CO2, वाटर एंड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है पूरा रेस्पिरेशन का इन द क्लास 12, वहां पे पढ़ेंगे आप कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ है आपका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में। जहां पर हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेकडाउन हुआ है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक रिएक्शन। It is called the catabolic reaction। ओके, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है जहां पे फिनोमेना ऑपरेट हो रहा है। अनदर वन, सेकंड, अगर हम लोग बात करें कि स्मॉलर कंपोनेंट से मिलके, कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट से मिलके आप क्या करते हैं, कोई बड़ी चीज को बना लेते हैं, द बिगर कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा कंबशन रिएक्शन, ठीक है, केमिस्ट्री में कंबशन रिएक्शन है या और भी जो रिएक्शंस हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ चीजें आपस में मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है, बड़े कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है। तो वहां पे जो कंबशन रिएक्शन है बेसिकली यहां पे उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन है क्या? तो यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको ऑपरेट कराने के लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड एंजाइम जो होते हैं बेसिकली दे आर द प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंड प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं तो वहां पे एक कंपोनेंट था आपका कार्बोहाइड्रेट, अनदर कंपोनेंट होता है जो होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर द डाइजेशन प्रोटीन विल डाइजेस्ट इनटू द अमाइनो एसिड्स और हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को एब्सॉर्ब कर लेती है। सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स कैन बी
generated or produced by our body itself and some of them are required from the outside. तो बाय एनी हाउ चाहे हमारी बॉडी बना रही है खुद उन अमाइनो एसिड्स को या आप बाहर से उसको ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, ऑल द अमाइनो एसिड्स आर एक्यूमुलेटेड इन द सेल साइटोप्लाज्म. ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म. एंड आप इन द सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है, अमाइनो एसिड से अगेन आपकी बॉडी को जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी उसको एंजाइम बनाना है, जो भी उसको हार्मोन बनाना है, whatever is the fate of this amino acids, वो क्या करेगा इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ अमाइनो एसिड से. मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमने खाए हैं, ठीक है, ये इनसे क्या करता है, बेसिकली एक चेन फॉर्म करता है, अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, बाय द प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, यहां पर भी एक प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस. द टर्म इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस. और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो चेन मेरे पास आया है, ये अपने आप को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन ये आपका कन्वर्ट होता है फंक्शनल एंजाइम और हार्मोन, जो भी उसको बनाना होगा वो एक फंक्शनल अपना एक कंपोनेंट वहां पे फॉर्म कर लेता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इंडिविजुअल थे, बहुत छोटी छोटी चीजें थी अमाइनो एसिड की फॉर्म में, उसको आपने असेंबल कर दिया बाय द प्रोसेस कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे विल फॉर्म द फंक्शनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंजाइम और हार्मोन. तो जहां पे हम स्मॉलर कंपोनेंट से बिगर कंपोनेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म और द एनाबॉलिक रिएक्शन. तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हर समय कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है और एनाबॉलिज्म भी चल रहा है. मींस टुगेदर वी आर कॉल्ड द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस. चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, ऑल आर कंसिडर एज द सम ऑफ द ऑल द रिएक्शन विच अकर इनसाइड द लिविंग बीइंग. और ये रिएक्शंस आपकी किसी भी नॉन लिविंग के अंदर ऑपरेट नहीं होती हैं. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका, अभी तक आपने देखा कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. बट अगर हम यहां पे देखें तो जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यस इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मतलब अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट अगर करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म देखना पड़ेगा. क्या उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यस अगर होता है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. एनसाइड में दिया हुआ है इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग. ठीक है, तो इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि यस इसके बेस पे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है. ठीक है, अब एक डाउट यहां पे आ सकता है. द डाउट इज, आप लोगों ने सुना होगा इन विट्रो के बारे में. टू टर्म्स आर देयर, इन विट्रो एंड इन विवो. इन विवो तो सिंपल है, हमें पता है कि जो भी रिएक्शंस आपके रिएक्शंस अकर्स इन लिविंग सिस्टम, बट अगर हम बात करें इन विट्रो, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज. ये जो बेबीज का जो डेवलपमेंट होता है, बेसिकली हम लोग जो इसका रिएक्शन समझ लीजिए या जो फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है, बेसिकली आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म कराते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक ट्यूब के अंदर बेसिकली लिविंग रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं. देयर इज अ ट्यूब और इसके अंदर बेसिकली कुछ लिक्विड या समझ लीजिए न्यूट्रिएंट भरे होते हैं, सराउंडिंग मीडिया मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग रिएक्शन को ऑपरेट कराते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जायगोट को. ठीक है, जायगोट.
अब जायगोट को डेवलप अगर करना है तो इट मींस उसको मेटाबॉलिज्म कॉज करना पड़ेगा, डेवलप कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जायगोट यहाँ पे जो बना है बेसिकली दैट जायगोट कैन अकर्स, जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है। बॉडी के बाहर होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या ये भी तो हो रहा है मेटाबॉलिज्म, बट इट इज नॉट द मेटाबॉलिज्म। यहां पे आप ये कहेंगे कि जो इन विट्रो रिएक्शंस हो रही हैं दैट इन विट्रो रिएक्शंस अकर्स इन लिविंग वे। इस तरीके से लिविंग तरीका है, ये मेटाबॉलिज्म इस तरीके से हो रही है, बट नॉट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि रिएक्शन तो ठीक है आपका चल रहा है, बट यह आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं चला। दैट्स व्हाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। मींस कि जो मेटाबॉलिज्म है इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग की, दैट प्रॉपर्टी इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं बेसिकली अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी पावर होती है जिसकी वजह से हम सेंस कर सकते हैं कि यस टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे गर्मी हो रही है पता चलता है कि यस बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मीन्स हम सेंस कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स, ठीक है। हम लोग जो भी मतलब जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस मीन्स अगर हम बात करें एक टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मीन्स होता है जो आपके रिएक्शंस को, रिफ्लेक्स को जनरेट कर सकता है। जैसे हमारी जो आंखें होती हैं वो देख सकती हैं, अगर कोई भी इंसेक्ट आपकी तरफ उड़ता हुआ अगर आएगा तो क्या कर सकते हैं आप उसको देख के एक तुरंत रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं कि यस मुझे इस इंसेक्ट से बचना है, ठीक है। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच कर लिया तो आपके रिसेप्टर्स आपको बता देते हैं कि यस आपने किसी हॉट चीज को टच किया है और आपको अपने हाथ को जलने से बचाना है, तो आप उसको एकदम से हटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब होता है, द सिंपल मीनिंग अवेयरनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। इसी तरीके से होमोस्टैसिस एक प्रॉपर्टी जहां पे हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो जितने भी आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, द वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। उनकी सराउंडिंग में कैसा टेम्परेचर है उसके बिहाफ पे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाएगी तो बाहर हमारी टेम्परेचर रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इनसाइड एनवायरमेंट ऑफ आवर बॉडी बिकम द 44 डिग्री सेल्सियस, उस समय पे हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मीन्स एज यू नो दैट एंजाइम, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उनको चाहिए होता है अपने वर्क को करने के लिए, जहां पे वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी जो है आपका एंजाइम का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और अगर एंजाइम ठीक से काम नहीं करेंगे बॉडी के तो आपके वाइटल फंक्शंस ऑपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आपको अगर एंजाइम से काम करवाना है तो आपको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर। अगर बाहर टेम्परेचर हो रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, आवर बॉडी कैन सिक्रीट और जनरेट द स्वेट। स्वेट प्रोड्यूस होता है एंड द स्वेट कैन कूल डाउन द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट दे कैन मेंटेन द टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो बॉडी मेंटेन करे। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ज्यादा, एज यू नो दैट कभी हमें फीवर हो जाता है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है, बट
ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वो कोशिश करता है कि वो टेम्परेचर ना बिगड़े ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके। दिस इज फिनोमेना कॉल्ड द होमोस्टैसिस। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप जैसे देखा कि मैंने यहां बात करी सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, सिर्फ उनके पास ये पावर है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। बट और भी तो एनिमल्स हैं लाइक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स दे डू नॉट हैव द पावर टू अडॉप्ट देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर और एनवायरमेंट। तो अब वो बेचारे क्या करें, टेम्परेचर अगर कम हुआ तो भी मर जाएंगे। एज यू नो दैट अंटार्कटिका माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। डेजर्ट्स, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट्स, टेम्परेचर ऑलवेज देयर इज अ 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है दिन के समय पे, और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है वहां पे डेजर्ट्स में, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे एनिमल जो वार्म ब्लडेड नहीं है, दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ होमोस्टैसिस, वो अपने आप को कैसे बचाते होंगे फिर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एडाप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं वो ठंडे रीजन से निकल के माइग्रेट करके किसी और जगह पर जाती हैं जहां पे कुछ फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है उन्हें, वो वहां तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। वो वहां पे सर्वाइव करती हैं, और जब वहां पे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो वापस वो अपनी जगह चले जाते हैं। आपने सुना होगा टर्म हाइबरनेशन, ठीक है, एस्टिवेशन। दीज आर द टर्म्स विच अंडर इन द एडाप्टेशन, ये एडाप्टेशन के अंदर ही आते हैं। अब ये तो हो गया कि ये जो एनिमल्स है वो तो चलो हाइबरनेट हो गए, उन्होंने अपने आप को एस्टिवेट कर लिया, उन्होंने माइग्रेट कर लिया। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स? ये तो एनिमल चलो भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन प्लांट बेचारे क्या करें, वो कहां जाए फिर? उन्हें भी तो बचाना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लिविंग, वो भी लिविंग के कंपोनेंट्स हैं, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो क्या करें अब? तो प्लांट कैन ऑल्सो मॉडिफाइड। जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट्स में कैक्टस बहुत मिलते हैं, ठीक है। कैक्टस में अगर हम देखें तो बेसिकली कैक्टस में क्या होता है, जो स्टेम होता है, द स्टेम बिकम द फोटोसिंथेटिक, मान लीजिए कैक्टस है ये, और जो लीफ वहां पे होती है, द लीफ कैन मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, वो अपने आप को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेती हैं। स्पाइंस में कन्वर्ट इसलिए होती हैं बिकॉज जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का, सन की रेज डेजर्ट में उतनी ज्यादा उसके ऊपर गिरेंगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा सन की रेज लीफ की सरफेस पे गिरेंगी, द सरफेस बिकम वार्म, उतना ज्यादा वार्म होगा वो, और जितना ज्यादा वार्म होगा उसको उतना ज्यादा पानी इवेपोरेट करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो कैक्टस ने क्या किया, सिंपली अपने सारी लीव्स को ड्रॉप आउट कर दिया, ड्रॉप आउट नहीं किया सॉरी, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्पाइंस में, जिससे सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस हो गया। अब ना तो सन की रेज उस पर ज्यादा गिरेंगी, जब सन की रेज नहीं गिरेंगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वाटर का जो लॉस है वो बच जाएगा। वाटर का लॉस इसलिए बचा रहा है बिकॉज डेजर्ट्स के अंदर टेम्परेचर इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज वन मोर दैट कि सॉइल के अंदर वाटर भी तो बहुत कम है। अब जब वाटर ही नहीं है तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? तो उससे बचने के लिए उसने क्या करा, अपने लीव्स को कन्वर्ट कर दिया स्पाइंस में, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं, दिन के समय पे निकलते नहीं, लाइक नॉकटर्नल एनिमल्स, वो आराम से शाम के समय, सुबह, रात में निकलते हैं, वो दिन में निकलते ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो एडाप्टेशन है इट इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग जो है अडॉप्ट करते हैं, नॉन लिविंग अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें व्हाट इज लिविंग, तो उसमें आपने जो सीखा अभी तक वो सीखा है कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं। द वन इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड द एडाप्टेशन, और जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है रेस्ट ऑफ दिस सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपकी, द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है टैक्सोनॉमी, बिकॉज टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग लिविंग को ही क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग टैक्सोनॉमी थोड़ा पढ़िए। थैंक यू।